जय हिंद दोस्तों। देखिए, कल हमने जो अपनी वीडियो डिस्कस करी थी उस वीडियो में हमने भारत की प्रस्तावना के बारे में, संविधान के बारे में, हमारा संविधान कितने समय में बना था, बहुत सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा रिवीजन अगर हम करते हैं इसका, तो देखिए रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, बस ज़्यादा मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में हमें। तो देखिए हमने कल क्या क्या देखा था कल के वीडियो में, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कल हमने जो यहाँ पर देखा था, आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या होता है। तो संविधान ऐसी किताब जिससे हमारे देश का कानून चलता है, जिससे हमारा देश चलता है, उसको संविधान कहते हैं। ठीक है, संविधान सभा बनी थी, वो कैबिनेट मिशन ने बनवाई थी, जुलाई 1946 में बनी थी। ठीक है, उसमें कितने सदस्य थे? 389 उसमें सदस्य थे। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो इसमें शामिल नहीं हुई थी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो जो एक सीट चुनी गई थी 389 के लिए, वो 10 लाख सदस्यों पर एक सीट चुनी गई थी। ठीक है, और इसमें जो हमारे अध्यक्ष थे, तो समिति थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ शक्ति की समिति अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रध्वज जो तदर्थ समिति, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद हमने बात करी थी, यहाँ पर उप समिति बनाई गई थी। तो मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे, और जो अल्पसंख्यकों के लिए बनी थी वो HC मुखर्जी थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बात याद रखनी है। और यहाँ पे हमारे पूरे के जब संविधान बना था, इसमें 15 महिलाएं थीं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे, और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो हमने 22 जुलाई 1946 को हमने अपना राष्ट्रध्वज जो है वो अपना लिया था। ठीक है, ये सारे हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सारी महिलाओं के नाम थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की, अगर हम बात करते हैं, देखिए मंत्रिमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग थे। ये यहाँ से आपको केवल ये याद रखना है कि जो जॉन मथाई थे ना, अबू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये शिक्षा विभाग था इनके पास। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पे जो एकीकरण था। देखो यहाँ से एकीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एकीकरण से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एक सेकेंड, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो भारत के रियासत का एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनके अध्यक्षता में यहाँ पे 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया था, जिसके सचिव जो थे वो VP मेनन थे। संविधान सभा की प्रक्रिया में बात करते हैं, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, और प्रारूप समिति पर जो हमारी बहस हुई थी वो 114 दिन हुई थी, और कुल मिलाकर के लगभग 64 लाख रुपये इस पर खर्च किए गए थे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें भी देख ली थी। केवल 15 ऐसे अनुच्छेद थे जिनको लागू करा गया था, बाकी के जो अनुच्छेद थे वो बाद में लागू करे गए थे जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसी दिन उनको भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। उनके द्वारा अन्य काम जो करे गए थे, तो 1949 में हम राष्ट्रमंडल खेल जो थे उनमें शामिल हो गए थे, और 22 जुलाई 1947 को हम राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपना लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद देखो पाकिस्तान के लिए हमने यहाँ पर 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए प्रथम संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी थी। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना थी जो हमने देख लिया था। प्रस्तावना से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ से कि अगर बात करते हैं जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी कहलाती है। ठीक है, लेकिन कानूनी तौर पर यह प्रस्तावना संविधान का अंग है। 2 केस हुए थे, केशवानंद भारती केस और बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी केस 1960 में आया था, और जो बेरुवाड़ी केस था इस समय वो लागू नहीं है, और जो केशवानंद भारती केस था 1973 में वो आया था। तो उस केस में ये कह दिया गया था कि जो प्रस्तावना वो संविधान का अंग है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली थी। अब हम देखिए विदेशी स्रोत के बारे में देख लेते हैं। 5 मिनट में हमने पूरा रिवीजन कर लिया। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं विदेशी स्रोत के बारे में संविधान के। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं। विदेशी स्रोत का मतलब ये होता है, देखिए जो चीज़ें हमारे भारत में नहीं थी, ठीक है, जो चीज़ें हमारे भारत में नहीं थी वो चीज़ें हमने दूसरे देशों से बोरो करी हैं। बोरो क्या करी हैं? उधार ली हैं। ठीक है, कि आपके जैसा हम कानून अपने देश में लगाते थे। मोस्टली जो हमारे देश में चीज़ें ली गई हैं वो या तो 1935 का जो अधिनियम था उससे ली गई हैं, या फिर ब्रिटेन का जो संविधान है वहाँ से हमने मोस्टली चीज़ों को लिया है। ठीक है, ये भी बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए हमने काफ़ी सारे देशों की देखिए काफ़ी सारे जो देश हैं उनके संविधान से
भाग लिया है, उनके संविधान से हमने चीज़ों को उधार लिया है, ठीक है, भाग नहीं लिया है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। न्याय के पुनरावलोकन अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सबसे ऊंचे स्थान पर होगा। न्यायपालिक स्वतंत्रता जो होती है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोगी, सारा का सारा हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। और न्यायाधीशों को हटाने एवं विधि एवं वित्तीय आपातकाल जो हमने कहाँ से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आपको ये वीडियो रोक करके याद करने हैं, चाहे आप ट्रिक बनाओ कुछ भी बनाओ, आपको ये याद करने ज़रूरी है, अभी के अभी याद करो आप इनको, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं ब्रिटेन से। देखिए जो संसद भवन संसदात्मक शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली हमने, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख ब्रिटेन से। और द्विसदनात्मक ब्रिटेन से हमने ये सब लिया है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, याद रखनी है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं, यह है आयरलैंड। तो आयरलैंड के बारे में बात करते हैं, नीति निर्देश जो सिद्धांत है कहाँ से लिए हमने, आयरलैंड से लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है ये आयरलैंड से। कला विज्ञान एवं समाज सेवा कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से। और ख्याति प्रभात व्यक्तियों का जो मनोनीत हम यहाँ पे कर लेते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है प्रस्तावना की भाषा, देखो प्रस्तावना जो हमने ली है वो अमेरिका से ली है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करते हैं तो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। संसद के दोनों सदनों, चलिए देखिए हमने आयरलैंड से देख लिया कि आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। अब जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या बोरो किया है, ठीक है, उन सब चीज़ों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखिए कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध जो होते हैं, ठीक है, ये हमने कहाँ से, जो 7वीं अनुसूची में है ना, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, ये कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए। तथा उनके बीच में शक्तियों का विभाजन हमें किस प्रकार से करना है, कि कौन सी शक्ति केंद्र को देनी है और कौन सी शक्ति राज्य को देनी है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति आहूत करते हैं ना, वो वाली बैठक जो है वो कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली है। और वाणिज्यिक व्यापार, वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितनी ये सारी चीज़ें कहाँ से ली हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने बोरो की हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने यहाँ पे जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया है, ठीक है। तो जर्मनी के संविधान के बारे में बात करेंगे तो देखिए आपातकाल, ठीक है। देखिए जर्मनी के संविधान से हमने बहुत मतलब ज़्यादा फेमस चीज़ ली है, वो क्या है, आपातकाल। देखिए आपातकाल जो हमारे भारत में लगता है, कई बार हमारे भारत में आपातकाल लग चुका है, इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। कोरोना काल में भी क्या लगा था, आपातकाल इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। तो कहाँ से लिए हमने, जर्मनी से लिए। और राष्ट्रपति का जो मौलिक अधिकार है आपातकाल लगाने का और उससे संबंधित जितनी भी शक्तियाँ हैं वो कहाँ से लिए हमने, सारे के सारे जर्मनी के संविधान से हमने वो ली हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर बात याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद बात करते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया। देखिए कनाडा के संविधान से बात करते हो संघात्मक जो विशेषताएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ देखिए वे शक्ति होती हैं जो किसी के पास मुख्य रूप से होती नहीं है, उनके लिए कोई भी पार्टिकुलर पर्सन रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास में अवशिष्ट शक्तियाँ जो मोस्टली रखी जाती है वो प्रधानमंत्री के पास रखी जाती हैं, ठीक है। चलिए शक्ति जो होती है वो केंद्र के पास में होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिए, कनाडा से लिए। संघ एवं राज्य के बीच की शक्तियों का विभाजन ये कहाँ से लिया है हमने, कनाडा से लिया है। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय ये कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। देखिए दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसके संशोधन की प्रक्रिया, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि हमने जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने वो ली है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से आपको दो ही चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। चलिए उसके बाद देखिए उसके आगे बात करते हैं रूस के संविधान से, ठीक है। तो देखो रूस के संविधान की बात करते हैं तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हमने, रूस से लिए हैं। दूसरा जापान से, तो विधि द्वारा स्थापित जो हमारी प्रक्रिया है वो कहाँ से लिए हमने, जापान से लिए। ये आपको यहाँ पे बात याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए फ्रांस के संविधान की बात करते हैं तो देखिए गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता,
है ना। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, यानी कि प्रस्तावना में हमारे स्वतंत्रता है ना, हमारे कितने प्रकार की, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं, ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं हमें प्रस्तावना में। समता और बंधुता, ये जो आदर्श हैं हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये हमने फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद देखिए बात करते हैं। अब देखो ये हमने वो सारी चीज़ें देख ली कि हमने किस किस देश से क्या क्या लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के क्या हैं, मतलब देसी स्रोत भी हैं, विदेशी। देसी स्रोत में क्या क्या जाता है, तो देसी स्रोत को आप सभी को पता है कि जो 1935 का हमारा अधिनियम आया था ना, उससे हमने बहुत सारी चीज़ें संविधान में रखी हैं, ठीक है। और ब्रिटेन की सरकार से हमने वैसे ही कॉपी कर लिया था बहुत सारी चीज़ें। तो अब देसी स्रोत भी हमारे संविधान में और विदेशी स्रोत भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत ज़्यादा इससे हमने संविधान में लिया है, ठीक है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 जो अनुच्छेद हैं, देखिए कितने अनुच्छेद मैंने बताया आपको, 395, और इनमें से हमारे लगभग 250 जो अनुच्छेद हैं, मतलब कि 250 जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिए हैं, 1935 का जो हमारा अधिनियम है उससे हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अधिनियम से लिए हैं या फिर उन्हें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ में हमने ले लिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनमें क्या क्या अनुसूचियों में हमारा दिया गया है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहली अनुसूची के बारे में, ठीक है। तो अनुसूची की बात करते हैं तो कि प्रथम अनुसूची क्या होती है, इसमें भारतीय संघ के घटकों, यानी कि घटक मतलब क्या होता है, राज्य है, ठीक है। और राज्य कितने भारत में इस टाइम 28 राज्य एवं संघ शासित 8 राज्य 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। तो पहली जो अनुसूची है उसमें 28 तो हमारे स्टेट हो जाते हैं, 28 के हो जाते हैं, स्टेट हो जाते हैं, ठीक है। प्लस और क्या हो जाते हैं हमारे यहाँ पर 8 जो है वो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी हो जाते हैं, यूटी हो जाते हैं, ठीक है। ये कौन सी अनुसूची में, पहली अनुसूची में ये हो जाते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो कौन सा संशोधन हुआ था, तो 69 में जो संशोधन था उसके द्वारा हमने उसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया था, किसको, दिल्ली को, ठीक है। तो दिल्ली हमारे देश की क्या होगी, राजधानी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा ओके, अब देखिए दूसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या हो जाता है। तो दूसरी अनुसूची क्या है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, देखो जितने भी हमारे भारत में भारतीय प्रशासन है उसमें जितने भी हमारे अधिकारी हो जाते हैं, जितने भी सरकारी पद हैं, ठीक है, उनमें पदाधिकारियों की जैसे बात करते हैं। देखो एक सेकेंड, सरकारी वाले पद नहीं है, ये वो वाले पदाधिकारी हैं जो क्या होते हैं, हमारे प्रशासन को लागू करते हैं, प्रशासन को बनाते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद हो गया, ठीक है, और यहाँ पर राज्यपाल हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हुआ, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख इसमें किया गया है। तो पहली अनुसूची में क्या है, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में क्या हो जाता है, तो वेतन प्लस भत्ते, ठीक है, वेतन प्लस भत्ते। तो किन किन को मिलेंगे, ये राष्ट्रपति को, जो बड़े बड़े पद हैं, राष्ट्रपति है, ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, ठीक है, हमारे भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक है। तो इन सभी के जो वेतन भत्ते वो कौन सी अनुसूची में आते हैं, दूसरी अनुसूची में इन्होंने उल्लेख उसका कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में कि तीसरी अनुसूची के बारे में इन्होंने क्या है। देखो जो तीसरी अनुसूची है इसमें विभिन्न पदाधिकारी, एक सेकंड गाइस जी, पता नहीं क्या हो गया। देखिए इसमें तीसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो इसमें देखिए विभिन्न पदाधिकारी जैसे मंत्री हो गए, ठीक है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख इसमें हो जाता है। तो इसमें जितने भी भारत में पद हैं उन पद पर जितनों के लिए भी शपथ दिलाई जाती है तो वो तीसरी वाली अनुसूची में आ जाती है, ठीक है। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में हो जाएंगे हमारे वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या हो जाएंगे, उनके यहाँ पर शपथ इनके लिए यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पे चौथी अनुसूची पे फोर्थ वाली जो अनुसूची है इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है। जो हमारे भारत में राज्य हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका यहाँ पर उल्लेख करा गया है चौथी अनुसूची में, ठीक है।
चलिए 5वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो 5वीं इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। देखो ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से, अनुसूचित क्षेत्र सारे के सारे आ जाते हैं जो भारत में, अनुसूचित जनजाति आ जाती हैं, उनका प्रशासन कैसा होगा, उन पर नियंत्रण हमें रखना कैसे रखना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में 5वीं अनुसूची में आ जाता है। ठीक है, तो आपको 5 की 5 अब तक याद होनी चाहिए। 6ठी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो 6ठी अनुसूची में कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हो जाते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और होगा इसमें। ठीक है, एक राज्य और ऐड कर लो, इसमें मिजोरम और हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो असम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों का जो इसमें उल्लेख करा गया है वो 6ठी अनुसूची में। इनमें स्पेशल एक्ट बनाए जाते हैं। अफस्पा का आपने नाम सुना होगा, वो यहाँ पे लागू हो जाता है कभी भी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अशांत क्षेत्र घोषित करा जाता है। यहाँ पर जो आतंकवादी ना उनका ज़्यादा रहता है सीन। ठीक है, चलिए अब 7वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 7वीं अनुसूची क्या है कि इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। तो अभी हमने देखा था केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति कैसे कैसे शक्ति बटेगी, कि कौन सी निर्णय पर कौन से फैसले को केंद्र सुनाएगा और कौन से फैसले को राज्य सुनाएगा, ये सब किसमें 7वीं अनुसूची में हो जाता है। तथा इस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख भी करा गया है। इसके अंतर्गत 3 सूची आती हैं। पहली आती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियाँ ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, याद रखनी है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में क्या हो जाता है, सारी की सारी सूचियाँ मेरी हो जाती हैं। ठीक है, 3 सूचियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब देखो, अब ये जो मैंने 3 सूचियों को बताई हैं, इन 3 सूचियों में पहली सूची है संघ सूची। अब उसमें क्या क्या आता है और इसमें कितने विषय हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए संघ सूची, अब गाइस मैं बताता हूँ आपको, ये सारा कंटेंट जो लुसेंट के अकॉर्डिंग है उसका कंपाइलेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर एरर है तो वो लुसेंट में एरर है। ठीक है, चलिए इस सूची में दिए गए विषय पर, और हाँ एक बात आपको मैं और बता दूँ, जैसे ही मैं पॉलिटी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, पॉलिटी की पूरी कंप्लीट कराऊंगा मैं इसको, और पूरी पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद हम इसके क्वेश्चंस लगाने शुरू करेंगे, ऐसे हिस्ट्री, ऐसे ज्योग्राफी, ऐसे सब कुछ, और करेंगे सारा लुसेंट के अकॉर्डिंग ही। क्योंकि गाइस एसएससी लेवल तक आप लुसेंट को पढ़ के आराम से चले जाओ, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो मेरी संघ सूची जो होती है, इस पर कौन कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। और संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। मतलब किस समय, 26 जनवरी 1950 को कितने विषय थे इसमें, 97 इसमें विषय थे। ठीक है, वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हो चुके हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय देखो, जैसे देश की प्रतिरक्षा। अब बताओ कौन सी ऐसी सेना है जो किसी राज्य के अंदर काम करती है, नहीं, केंद्र के अंदर काम करती है। विदेशी मामले, विदेशी मामलों में केंद्र अपने विदेश मंत्री बनाता है ना, रक्षा मंत्री बनाता है, गृह मंत्री बनाता है, सारे के काम कौन करता है, केंद्र करता है। कोई अगर युद्ध हो गया, ठीक है, तो उसमें केंद्र को सारे काम करने होते हैं। शांति, रेल, डाक, तार या मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, केंद्र सरकार हैंडल करती है। ठीक है, चलिएगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए राज्य सूची के बारे में। तो राज्य सूची में आप इसके नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे विषय जिन पर राज्य कानून बनाता है। ठीक है, तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। देखो केंद्र सरकार में क्या होगा, जो संघ सूची उसमें राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, लेकिन जो राज्य सूची है ना उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, राष्ट्र के हित में, अगर वो काम राष्ट्र के हित में होगा तो। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, 66 इसके मतलब 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें 61 विषय है, मतलब इसमें से विषय को कम कर दिया गया है। ठीक है, राज्य सूची में शामिल अगर कुछ विषयों की बात करते हैं, जैसे शांति और व्यवस्था, राज्य में कैसे शांति और व्यवस्था बनाए रखनी है, ये राज्य की जिम्मेदारी होती है। इसलिए हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है। ठीक है, पुलिस जो होती है वो राज्य की होती है, ना कि सेंट्रल की होती है। ठीक है, जेल की बात करते हैं, स्थानीय शासन की बात करते हैं, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि। ठीक है, तो ये सारे काम कौन करता है, राज्य सरकार करती है। उसके बाद में बात करते हैं समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केंद्र भी अपना शासन, केंद्र भी अपना नियम बना सकता है और राज्य भी, दोनों में आपसी सहयोग से क्या करते हैं, ये नियम बनाते हैं। जैसे बात करते हैं, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया
कानून ही मान्य होता है। अगर मान लो कोई कानून, कोई नियम है, कोई उस पर कानून बनाना है, तो दोनों के अगर दोनों में मतभेद है, मान लो दोनों में मतभेद है और दोनों के जो बातें हैं वो आपस में समान है, तो जब अगर विषय समान है, ठीक है, विषय समान है, तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है, तो उसमें राज्य का कुछ भी मानना नहीं होगा। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, समझ गए। वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं, ठीक है। जब इसमें कितने विषय थे? 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय जैसे दीवानी और मतलब जैसे टैक्स लेना होता है, तो टैक्स अगर जीएसटी दे रहे हो तो केंद्र को जारी है ना, और अगर अपने राज्य में देते हो टोल टैक्स जैसे देते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फौजदारी तथा कानून एवं प्रक्रिया, बाल विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, ठीक है। तो बिजली भी हर राज्य की क्या होती है? अपनी अलग अलग होती है, ये भी आपको पता होगा। समाचार पत्र हो गया, श्रमिक संघ और वन हो गए, ये सारी चीज़ें राज्य के अंतर्गत राज्य सूची में आ जाती हैं, ठीक है। तो 7 अभी तक हमने अनुसूची पढ़ चुके हैं हम। 7 अनुसूची में आपको याद होना चाहिए। पहली अनुसूची में राज्य और यूटी, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी वाली अनुसूची में क्या? अनुसूचित जाति और जनजाति। 5वीं अनुसूची में क्या हो जाता है बताओ? 5वीं अनुसूची में, एक सेकेंड, 5वीं अनुसूची में क्या है? ये 5वीं अनुसूची में आती है अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है। 6ठी अनुसूची में क्या आएगा बताइए? 6ठी अनुसूची में और 7वीं अनुसूची में, 7वीं में क्या आते हैं? सारी की सारी सूचियाँ जाती हैं, ठीक है। और 6ठी वाली अनुसूची में क्या आएगा? 6ठी अनुसूची में क्या था बताइए? 6ठी अनुसूची में हो जाता है जो हमारे 4 राज्य थे ना स्पेशल वाले, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, वो वाले हो जाते हैं। और कौन सी बची थी? 5वीं बची थी। 5वीं अनुसूची में आ जाते हैं राज्यसभा को जो आवंटन होगा वो, ठीक है। राज्यसभा में सीटों को जो आवंटन होता है, ठीक है, मतलब कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो 7 की 7 आपको याद हो गई। अब चलिए 8वीं। तो 8वीं तो बहुत ईजी है। 8वीं अनुसूची में सबको पता है भाषाएं आती हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या आती हैं? भाषाएं। देखो इसमें वर्तमान इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। कितनी थी? 14। मतलब जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है। इसमें हमने सिंधी भाषा को मिला दिया, ठीक है। तो याद रखना 1967 में, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन और भाषा कौन सी आ गई? सिंधी भाषा आ गई, ठीक है। उसके बाद 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन हो जाता है और इसमें हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मतलब इसको हम याद करते हैं नमक, ठीक है। क्या याद करते हैं? नमक की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है, नमक। तो इसमें और 2003 में, ठीक है, एक सेकेंड, नेपाली को जोड़ दियो। 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 है, 33 नहीं है भाई, 2003 है। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को हमने 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया। तो कुल मिलाकर के इस समय भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी ये? तो जिस समय संविधान हमारा बनाया गया तो उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 1951 में हमने वो जोड़ी थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। कितने हैं? 284, 284 इसमें अधिनियम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले अपनी अनुसूची पर। 10वीं अनुसूची आपको सबको पता होगा दल बदल से संबंधित हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक नोट बता देता हूँ। देखिए नोट के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। नोट क्या हो जाता है? देखिए अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, मतलब उनको न्यायालय में परिवर्तित नहीं करा जा सकता, उनको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा करता है। अगर ऐसा कोई विषय इसमें आता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उनको न्यायालय में लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे न्यायालय के हमारे जो अधिकार हैं उनकी रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित आप सभी को पता है। 52 में संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल संबंधित है, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1993 में।
जोड़ी गई थी और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान करे गए थे। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? देखो 9 और 2 को जोड़ो, 29 को जोड़ोगे तो आपके सामने 11 जाएगा। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हो जाते हैं? तो 29 विषय इसमें हो जाते हैं। कब जोड़ी गई थी? 1993 में। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप इस पर स्टार बना लो। और ये 12वीं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे इसमें कि 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी जाती है और इसमें शहरी क्षेत्र से संबंधित ही हो जाती है, ठीक है। चलिए, और इसमें कितने विषय हैं? 18 इसके अंदर, यानी कि 18 इसमें विषय मेरे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, याद रखनी है आपको सारी चीज़ें। तो सारी की सारी जो अनुसूचियाँ थी वो हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। आपको लास्ट की 4 तो कंपलसरी याद होनी चाहिए और शुरू की 2-3 याद होनी चाहिए। लास्ट की 4 क्या है? 8वीं अनुसूची में हमारा क्या भाषाएं हो जाती हैं, 9वीं अनुसूची में क्या हो जाता है? 8वीं अनुसूची में हमें क्या, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हो जाती हैं, ठीक है। एक सेकंड कट जा भाई, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में क्या था? देखिए 9वीं अनुसूची में हमारा क्या था, ये जोड़ी गई थी 1951 में, ठीक है। और इसमें क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग इसमें बना था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे बात याद रखनी है। 10वीं अनुसूची में दल बदल हो जाता है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब देखिए, बात करते हैं हम देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। क्लियर है? देखिए, देशी रियासतों के बारे में आपको बता दूं, जिस समय हमारा भारत विलय, ये सारा विलय हो रहा था, उस समय भारत में हमारे 552 रियासतें थी, ओके। और जो 552 रियासतें थी, इनमें हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं और जो वीपी मेनन है, उनका बहुत बड़ा सहयोग था इनको देशी रियासतों को भारत में मिलाने का, ठीक है। पटेल साहब थे और वीपी मेनन थे। देखो आपको बताते हैं, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था, ठीक है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, ये 3 रियासतें ऐसी थीं जो मिलना नहीं चाह रही थी भारत में, ये चाह रही थी कि हमको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो जूनागढ़ जो रियासत थी उसको जनमत संग्रह कराया गया। तो 90% वोट जो भारत के पक्ष में पड़े, 10% को गोली मारो और भारत में उसको शामिल कर लिया। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला दिया गया था, पुलिस की वर्दी में आर्मी को भेज दिया गया था और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। क्लियर है? उसके बाद में बात करते हैं, देशी रियासतों को भारत संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, दोनों का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो यहाँ तक हमने जो अब देखी है वो हमने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर देखा है कि हमने किस देश से क्या लिया है, प्रस्तावना में क्या होता है, अनुसूचियाँ क्या होती हैं। अब यहाँ से हम जो देखेंगे, अभी आगे हमारे भाग भी आएंगे संविधान के, उसमें सारी चीज़ें अब आती रहेंगी। क्लियर है? तो अब यहाँ से हम देखते हैं हमारे अनुच्छेदों के बारे में। यहाँ से हमारे अनुच्छेद शुरू हो रहे हैं। क्लियर है? तो अब एक एक अनुच्छेद को आप लोग याद करते चलेंगे, कम से कम के 100 तक अनुच्छेद तो बिल्कुल क्लियर याद होने चाहिए और आगे के जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, तो संघ आपको सभी को पता है। देखिए, संघ भी 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। संघ होते हैं हमारा, एक तो यूनियन होता है जिसको हम यहाँ पे यूनियन बोल देते हैं, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना। एक होता है फेडरल, FEDRAL फेडरल। देखो, यूनियन जो होता है इसको भी हम संघ ही बोलते हैं, ठीक है। और जो फेडरल होता है इसको भी हम संघ ही बोलते हैं। एक कन्फेडरल होता है वो सबसे कमजोर है, उसको हम नहीं देख रहे हैं। तो यूनियन जो होता है, देखिए, और जो फेडरल होता है, अमेरिका जो है वो फेडरल है और भारत जो है वो यूनियन है। फेडरल से अलग होना आसान होता है, यूनियन से अलग होना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो हमारा जो भारत है वो क्या है, यूनियन वाला संघ है, ठीक है, ना कि फेडरल वाला संघ है, याद रखिएगा। चलिए, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसमें हमारे 28 राज्य हो जाते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नागर हवेली और दमन दीव के विलय के पश्चात राजधानी इनकी दमन कर दी गई थी और 8 जो बचे थे, पहले 9 थे ये, लेकिन दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक मिला दिया गया था, ठीक है। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। तो अनुच्छेद 1 क्या करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। राज्यों को क्या है, भारत एक संघ यहाँ पे हो जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये पहला पार्ट था, इसका पहले ही अनुच्छेद भी है। दूसरा देखेंगे, राज्यों और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट करे गए हैं। तो किस राज्य का कौन सा क्षेत्र होगा, किस संघ का किस राज्य कौन सा क्षेत्र होगा, ये पहली अनुसूची में सब कुछ बताया गया है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो अगर आपको
पहले अनुच्छेद के दूसरे खंड को समझना है तो आप पहली अनुसूची में जाएंगे। ठीक है, समझ गए। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे। देखिए, अर्जित क्षेत्र जो इस समय 0 हैं। अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है कि हमने किसी क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लिया तो ना अभी हमने पूरी तरीके से उसको शामिल नहीं करा, तो वो अर्जित क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, अर्जित क्षेत्र हमारे यहाँ पर 0 है, लेकिन अर्जित क्षेत्र वाला सेक्शन हमारे संविधान में अभी भी शामिल है। 3 सेक्शन बने हुए हैं, स्टेट है, यूनियन है और अर्जित क्षेत्र है। ठीक है, अर्जित वाले हैं। तो इसमें 28 हैं, इसमें 8 हैं और इसमें 0 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देख लिए, दूसरे अनुच्छेद के बारे में बात करें तो पहला अनुच्छेद क्या हो गया? तो भारत जो है वो किसका संघ है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या है? भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो यह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, ये भी आपको याद होगा, इसमें भी कुछ ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है। तो पहला अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, हम किसी भी राज्य को बना सकते हैं, नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन विधि द्वारा कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहले हम राज्य को शामिल करेंगे, फिर उसमें तोड़फोड़ करके कैसे भी चेंज उसको कर सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा उसको शामिल करना है। पहले हम भारत में जम्मू कश्मीर को मिलाएंगे, फिर उसका हमें क्या करना है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। देखो, अब यहाँ पे आपको भाग याद करने हैं कि हमारे संविधान के 22 भाग जो हैं वो कैसे कैसे हैं और कहाँ कहाँ से उसमें अनुच्छेद हैं। क्लियर है? तो अभी हमने सबसे पहला भाग यहाँ पे डिस्कस करा है। सबसे पहला भाग कौन सा था? पहला भाग था हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो उसमें हमारे 4 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें से हमने 3 पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही एक साथ नहीं पढ़ेंगे सारों को, एक मोटी मोटी निगाह इस पर डाल लेते हैं फिलहाल। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र जो पहला भाग है उसमें 1 से लेकर के 4 तक। दूसरा भाग नागरिकता है। तीसरा भाग मौलिक अधिकार है। चौथा भाग जो है नीति निर्देशक तत्व है। और चौथे का क्या? मूल कर्तव्य, जो कि केवल एक ही है, 51 के कै में दिए गए हैं। ठीक है, संघ की है, फिर राज्य है, पहली अनुसूची है, पंचायत आ जाएगी, फिर ऐसे करके आगे आते रहेंगे। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे भाग हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी हम पहला भाग पढ़ रहे हैं, उसके बाद दूसरा भाग पढ़ेंगे नागरिकता। क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, इनको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, हमने राज्यों के बारे में एक कथन अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम राज्यों को मिलाएंगे। क्लियर है? उसके बाद में हम राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि जो राज्य हैं, राज्य बने कैसे थे। इसके लिए कई सारे आयोग आए थे। सबसे पहले जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। आपको अगर याद है तो 1953 में पोट्टी श्री रामुलु की जैसी डेथ हो गई थी, वो अनशन पे बैठ गए थे। अपने तो आपको याद होगा ही होगा। तो उसके बारे में थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं उस पर हम कि कैसे कैसे वो सीन हुआ था। तो 2 आयोग थे। ठीक है, देखो ये हमारा लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम भारत में राज्य बनाए कैसे। ठीक, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। इसके जांच करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति करी। उसमें कितने लोग थे? 4 लोग थे। S.K. धर आयोग उसका नाम था। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। इन्होंने कहा कि भारत में राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनने चाहिए और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करा कि उनको प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बनाइए, जिसके प्रशासन कितना अच्छा हम चला सकते हैं इस आधार पर राज्यों को बनाइए। तो इन्होंने भाषा के आधार पर बनाने से मना कर दिया था। S.K. धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इसको बोलते हैं JVP समिति, एक समिति का गठन करा। ठीक है, उसमें 3 लोग शामिल थे। JVP आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति ने भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। इन्होंने कहा हम भी इस चीज़ से सहमत नहीं है कि भारत में जो राज्य बनने चाहिए वो भाषा के आधार पर बनने चाहिए। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पे जो नए राज्य बनने शुरू होते हैं, इससे पहले आप थोड़ा सा ये चीज़ और देख लेंगे। नहीं, पहले आप ये देख लो, राज्य देख लो, क्योंकि इस क्रम से पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे क्रम आ रहा है वैसे वैसे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद और भी आए केस, अभी तो S.K. धर आए, फिर JVP आए, फिर हमारा और भी आएंगे, तो वो पास कर देंगे अंत में आकर के कि हाँ भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा राज्य बना था। तो अगर मैं बात करता हूँ राज्य के बारे में कि कौन सा राज्य बना था, देखिए
आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में आपको बताता हूँ। जो आंध्र प्रदेश राज्य था वो 1 अक्टूबर 1953 को बना था भारत में। आप लोग याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था। इसके बाद में जो दूसरा राज्य गठन करा गया था भाषा के आधार पर, देखो इसमें कौन सी भाषा बोली जाएगी, तमिल तेलुगु वाले ये तो हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा मराठी के आधार पर महाराष्ट्र बनाया गया, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बनाया गया। गुजराती के आधार पर गुजरात बना दिया गया, 1 मई 1960 को ये भी बना दिया गया। तो महाराष्ट्र और गुजरात तो दोनों कंबाइन हो गए। ऐसे ही नागालैंड बना, हरियाणा बना, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, ऐसे करके राज्य बनते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन केवल आपसे पहले वाली पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद में मेघालय बना, मणिपुर बना, त्रिपुरा बना, सिक्किम बना, मिजोरम बना, अरुणाचल प्रदेश बना। देखो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि गोवा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि गोवा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शामिल करा गया। तो 25वां संविधान संशोधन हुआ था, सॉरी 25 संशोधन नहीं हुआ था, 25वां राज्य गोवा था, ठीक है। गोवा कौन सा राज्य था, 25वां राज्य था और ये 30 मई 1987 को भारत में शामिल करा गया था। 26वां राज्य कौन सा बना था, छत्तीसगढ़। 27वां कौन सा बना था, उत्तराखंड। 28वां कौन सा बना था, झारखंड। और 29वां कौन सा बना था, तेलंगाना, ठीक है। और वर्तमान में भी 28 राज्य कर दिए गए हैं, ठीक है। तो 25वां राज्य गोवा, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना की डेट आपको याद रखनी है 2 जून 2014। बाकी तो ये 3 राज्य 2000 में बने थे, बस आपको डेट याद रखनी है 1, 9 और 15, ठीक है, 1, 9 और 15। तो ये डेट आपको याद रखनी है। 36 उत्तराखंड झारखंड से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे आपको फंसाएगा कि 27वां राज्य कौन सा था और 4 ऑप्शन दे देगा, छत्तीसगढ़ भी देगा, उत्तराखंड भी देगा, झारखंड भी देगा और तेलंगाना भी देगा। तो आपको याद रखनी है ये, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं सर नेहरू, पटेल और पट्टाभी सिद्धरामैया, जिसका मैंने आपको बताया था ना जेवीपी नाम, ये लिख रहा है देखो जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे भाई, और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो पूरी भारत की जनता क्या हो गई, ठेस पहुंच गई उनको। तो उन्होंने पोट्टी श्री रामुलु थे, उन्होंने यहाँ से आंदोलन शुरू कर दिया कि हमको तो भाषा के आधार पर राज्य चाहिए ही चाहिए। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को, है ना, कब 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है। देखिए तो उन्होंने 58 दिन के आमरण अनशन के बाद में 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को, ये डेट याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। फिर भी देखो 1 साल लग गया, क्योंकि 15 दिसंबर को तो उनकी डेथ हुई थी 1952 में, और 1 अक्टूबर यानी कि अगले साल को उन्होंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। अब जैसे ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और राज्यों ने मांग करनी शुरू कर दी कि हमें भी बनाओ। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। क्या थी, कुर्नूल उस समय उसकी राजधानी थी। इस समय क्या है, हैदराबाद नहीं है, याद रखिएगा, हैदराबाद तो तेलंगाना की है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य एक थे हमारे हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पणिक्कर थे, ठीक है। तो फजल अली आयोग आया, फजल अली आयोग के इसमें भी 3 सदस्य थे, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। तो इन्होंने पास कर दिया कि हाँ अब भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित करे गए, है ना। तो फजल अली आयोग आया, उसके बाद में इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित करा गया था, ठीक है। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया, और 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए, ठीक है। तो पांडिचेरी थी, यनम था और चंद्रनगर था और केरिकल था। तो पांडिचेरी ही, इस चारों का नाम अब इनका पांडिचेरी कर दिया गया। और किसका अधिकार था इन पर, फ्रांस का अधिकार था, तो वो छोड़ करके इनको चले गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र बना दिया गया, ठीक है। तो देख रहे हो आप, सबको मिला दिया गया और यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई जिसका नाम था पांडिचेरी, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एवं दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि कब गोवा को छोड़कर चले गए थे यहाँ पर जो पुर्तगाली थे, वो 1961 में, गोवा और दमन द्वीप को। ठीक है, 1961 में उसको उन्होंने छोड़ दिया था, सबसे लास्ट में गोवा को ही छोड़ा था उन्होंने। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन में द्वीप की प्रथम प्रविष्टि में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं परिषद के बारे में। देखो कुछ परिषद भी यहाँ पे बनाई गई थी, क्या रिलेटेड है इनसे देखेंगे, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ये राष्ट्रपति इसको मनोनीत करता है या फिर केंद्रीय जो गृह मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष को मनोनीत करता है। ठीक है, तो बात करते हैं संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं और जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं या केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो सारे के सारे जो सीएम होते हैं वो क्या इसके होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष कौन होते हैं, जिसको राष्ट्रपति चुन के भेजता है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी का राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत स्थापित करा गया था। 1956 में करा गया था। अतः ये संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी क्षेत्रीय परिषद है वो कैसा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में उल्लेख है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक, एक सेकेंड, ये है संवैधानिक, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक निकाय है, मतलब कानूनी निकाय है, ये संवैधानिक नहीं है। देखो कौन कौन से हैं, 4 परिषद मैंने बताई थी, उत्तर, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी। ठीक है, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के बारे में बात करते हैं तो इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एवं दिल्ली वाले राज्य आ जाते हैं, यानी कि जो नॉर्थ वाले राज्य हैं वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। मध्य में बात करते हैं तो मध्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ये आ जाते हैं। पूर्व में बात करेंगे तो पूर्व वाले में सारे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे के सारे राज्य पूर्वी वाले भाग में आ जाते हैं। और दक्षिण वाले में दक्षिणी आ जाएंगे सारे के सारे। देखो और सिक्किम, अभी पश्चिमी भी बची है, कहाँ गया, ये है पश्चिमी में। देखते हैं, देखो पश्चिमी में कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली। और दक्षिण की बात करते हैं क्षेत्र परिषद की तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और एक पूर्वोत्तर परिषद और है, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया था। तो ये 1972 में अस्तित्व में आया था, वो 1956 में बनी थी। ठीक है, इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित हैं। 1994 ईस्वी में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्र परिषदों के हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा इनमें अंतर नहीं हो जाता। अब देखो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। तो इनके मुख्यालय एक बार आप देख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके मुख्यालय हो जाते हैं। तो जो उत्तरी वाली है, ठीक है, जो उत्तरी परिषद है, जो नॉर्थ वाली है, इसका जो मुख्यालय हो जाता है वो नई दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, और जो मध्य वाली है, मध्य वाली में सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश ही है, तो उत्तर प्रदेश का कहाँ पर हो जाता है, इलाहाबाद में। यानी कि जो मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद है इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर हो जाता है, इलाहाबाद में हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र परिषद के बारे में। जो पूर्वी वाली है उसका जो हेडक्वार्टर वो कोलकाता में हो जाता है, और जो पश्चिमी क्षेत्र परिषद है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाता है, पश्चिमी वाली। ठीक है, और दक्षिणी वाली का चेन्नई में। तो बड़े बड़े शहरों में तो बात करते हैं अपनी उत्तरी वाली की तो नई दिल्ली में, मध्य वाली की इलाहाबाद में, पूर्वी वाली की जो पूर्व में है, पूर्वी वाली की कहाँ पे है, कोलकाता में, पश्चिम वाली की मुंबई में, दक्षिण वाली की चेन्नई में। ठीक है, तो ये सारे की सारे आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो गाइज़ हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अनुच्छेद हमने 1 से 4 तक पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया। और जो चौथा वाला अनुच्छेद था ना वो तो उसमें आ ही गया था ना, हाँ आ गया था। चौथा वाला अनुच्छेद में कुछ नहीं है, जो 4th वाला अनुच्छेद है उसमें दूसरा और तीसरा में जो भी हम करेंगे वो 4th वाले अनुच्छेद में रख देंगे। ये हमारा 4th वाला अनुच्छेद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो नागरिकता हमारे यहाँ पे शुरू होता है। तो नागरिकता के बारे में हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में, नागरिकता के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो गाइज नागरिकता के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए गाइज देखिए, अब हम कल की वीडियो में जो देखेंगे वो नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल को मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें नागरिकता के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतने रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अब आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना
और अपने एक दोस्त के साथ में शेयर भी कर देना। थैंक यू।